थोड़ा टाइम हो गया है जियो पॉलिटिक्स की वीडियो पे कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो अभिजीत चावड़ा जी की एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि रशिया यूनाइट कर रहा है चाइना और इंडिया को। अब इस पे बहुत सारे मेरे विचार हैं जस्ट टाइटल को देख के, लेकिन वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे। Utkarsh says, what's your take on Russia's new foreign policy? So the Russian foreign policy was recently unveiled, and it's a long document. I'll not put it on the screen because I don't have it open anywhere. But so the Russian foreign ministry has come up with a modified, updated version of their foreign policy just yesterday or day before yesterday. And there's a very lengthy document. बाय द वे, उत्कर्ष मिश्र मौर्य जी ने जो ये साइन लगा रखा है अपनी प्रोफाइल पिक्चर में, ये वैसे हमारे यहाँ इस चीज़ की कोई ऐसी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, बट अगर आपको नहीं पता तो ये आई थिंक स्वास्तिक का ऑपोजिट होता है, मिरर इमेज होता है, और इसको हाकिन क्रॉस कहते हैं। और जो थर्ड राइक था, जो हिटलर की जो रिजीम थी, उसका ये साइन था। तो इंडिया में तो वैसे इस चीज़ की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है ये, लेकिन ये वैसे अपने आप में इंटरनेशनली काफ़ी ऑफेंसिव साइन है अपने आप में, जस्ट सो यू नो। It will take you at least 10 minutes or so, I would say, if you want to read it thoroughly, properly. But what's interesting is that they are focusing on two major nations, focusing as in cooperation. So these two major nations are China and India. So the Russians have said that they have a very privileged and excellent relationship with India, and similar with China, and they're going to be focusing a lot on these two nations to cooperate from the perspective of the mutual national interest and mutual benefit. So, and obviously they speak about the US and the fact that the US seeks to destroy and defeat Russia strategically and all those things. So I have not studied it in great detail, but these things stood out to me straight away. So it's clear that the Russians would like to create a new revised world order that is no longer completely led by the US. The focus is definitely on establishing a parallel system of the international order. So you're going to have a bifurcation of the international order. On the one hand, you have the so-called rules-based world order of the United States. On the other hand, we're going to have a different system that's going to be led by Russia, India, China, and lots of other nations are interested. You have the BRICS group of nations, 5 nations, including Russia, India, China. Okay, तो अब मेरे से थोड़ा सा बोले बगैर रहा नहीं जा रहा। उसका रीज़न ये है कि मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो कंजर्वेटिव सेक्शन होता है सोसाइटी का इन कंट्रीज़ में, रशिया, चाइना, इंडिया, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कह लो या जो मर्ज़ी कह लो, आप ब्रिक्स की कंट्रीज़ कह लो, इनके अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर, स्पेसिफिकली जो थोड़े से राइट ऑफ द सेंटर होते हैं, कंजर्वेटिव कह लो या हल्का सा राइट विंग कह लो या नेशनलिस्ट कह लो, उनके अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि हमें यूएस के काउंटर में एक मोर्चा खड़ा करना है, और उसके लिए हमें चाइना और रशिया की ज़रूरत है। मैं प्रशांत धवन, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हैं जियो पॉलिटिक्स पे बात करने में इंडिया में, मैं वैसे उनका चैनल यूपीएससी का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पर्टिकुलरली यूपीएससी चैनल है, वो मोर ऑफ जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चैनल होता है। अब वो इन्फॉर्मेशन को जियो पॉलिटिक्स में भी यूज़ कर, आई मीन यूपीएससी में भी यूज़ कर ले जियो पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट पे, वो एक डिफरेंट बात है। तो उनका ही मैंने देखा है कि यूएसए की हेजेमनी को अंडरमाइन करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है पाकिस्तान के अंदर भी, जो वहाँ के जो आई मीन वहाँ तो मेरे ख्याल से सभी कंजर्वेटिव ही होते हैं, ज़्यादातर कंजर्वेटिव की डिफरेंट शेड्स में होते हैं, सब सेंटर से राइट पे ही हैं, आई मीन मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। वहाँ पे भी यूएसए को अंडरमाइन करने की हमारा फिर भी समझ आता है, उनका और समझ नहीं आता, क्योंकि उनकी ओवरऑल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्टली कनेक्टेड है कि डिफरेंट रूप में, लाइक बिजनेस के रूप में, इकोनॉमी के रूप में, लोन्स के रूप में, ग्रांट्स के रूप में, हेल्प के रूप में, यूएस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यूएसए से उनका पैसा आता है। हमारे को भी एक बहुत बड़ा हमारा जो ट्रेड है, जो कि सरप्लस जिसमें हमें फ़ायदा होता है, वो यूएसए से है। $100 बिलियन के ट्यून में हमें उनसे फ़ायदा होता है बिजनेस में। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ करते नहीं हैं, वो लोग अपनी एंड से जुगाड़बाजी नहीं लगाते रहते हमारी कंट्री में, कुछ इधर से उधर चीज़ें, अभी भी यूएस एड का सारा
चिट्ठा खोला है तो उसमें क्या कुछ देखने को मिला है, जिसका कि एक जनरल अवेयरनेस वाले बंदे को पहले से आइडिया था कि ये करते रहते हैं, किस तरीके के एलिमेंट्स जो इंडिया में पुश करते रहते हैं और अजीब अजीब से रैंकिंग्स निकालते रहते हैं, जिसमें कि टोटली एब्सर्ड किस्म की रैंकिंग दिखाते हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस में या वुमेंस राइट में या वुमेंस फ्रीडम में या जिन चीज़ों में जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। बंदा लिस्ट देखता है, बंदा कहता है जो कंट्रीज़ हमारे से ऊपर हैं उन कंट्रीज़ का बेड़ा ऑलमोस्ट घर को रखा और फिर भी तुमने हमसे ऊपर डाला हुआ है। पर तो क्या कर सकते हैं, बट वो प्रोपेगेंडा होता है। बहुत बड़ी संख्या में जनता उसे पढ़ती भी नहीं है। इंडिया के अंदर ही जो लेफ्ट वाले बंदे हैं वही उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिलाते हैं। उस पर आकाश बनर्जी फिर वीडियो बना देता है, फिर इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है, जो अपना सर्कल जर्क करते रहते हैं लेफ्ट वाले जो भी है। तो ये सब यूएसए करता है, साइकोलॉजिकल गेम्स खेलता है, वो अपनी बात उनकी जगह है। लेकिन ऐसी बात नहीं है यार, हमारी डिसेंट लेवल की हेल्प भी आती, हेल्प नहीं कहो आप, हमारे को बेनिफिट्स हैं, डिसेंट लेवल के बेनिफिट्स हैं हमारे यूएसए से अभी भी। उन्होंने अपना F-35 का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने ऑफ़र किया है, और ये कोई छोटी बात नहीं ऑफ़र करना, क्योंकि अब कहोगे आप कि भाई तो फिर बेच रहे हैं ना, बेचने के लिए तो किसी को भी बेच देंगे। नहीं, वो हर किसी को नहीं बेचते। लोग पैसे लेके राज़ी खड़े हैं बट वो नहीं बेचते। मोनोपोली है उनकी यार कुछ चीज़ों के ऊपर, ये भी एक समझने वाली बात है। तो फिर भी मैं देखता हूँ कि हम, और पाकिस्तान की तो पूरी पूरी मिलिट्री एड भी उनसे ही आई है, पूरे टाइम उनकी हेल्प हुई है। उन्होंने थोड़ा बहुत धोखा भी दिया है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर उल्टा यूएसए के अगेंस्ट नफरत है, जिसकी की डिफरेंट वजह है। हमारे यहाँ भी मुझे लगता है कि थोड़ा लाइक पसंद नहीं करते यूएसए की जो हेजेमनी है दुनिया में, और चाहते हैं कि रशिया और चाइना और इंडिया मिलकर कुछ बन जाए। तो ये सारी एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। इस पर मुझे एतराज़ पर्सनल लेवल पे ये है कि यार देखो, यूएस और यूरोप की बेसिकली एक कंबाइंड हेजेमनी है दुनिया पे। पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो उनके ही अंडर है। अगर किसी भी बंदे को इसमें कोई भी शक है कि वो लोग डिक्लाइन पे हैं या वटेवर, वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा के असर में है वो बंदा, ये लगा लो। पूरी दुनिया की जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो वो सारी की सारी 100% टेक्नोलॉजी का जो निकलती है वो या तो वेस्ट से निकलती है, या तो वेस्ट के द्वारा जो एफिलिएटेड कंट्री हैं जापान और साउथ कोरिया जैसी, वो वहाँ से निकलती हैं। आपको चिप में ताइवान सबसे आगे मिलेगा। आप कभी ये पता करो कि वो चिप्स डिज़ाइन कहाँ होते हैं, उन चिप्स को बनाने वाली मशीनें कहाँ से आती हैं। ASML एक कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी डच कंपनी है, जो कि उन चिप्स को बनाने वाली मशीन्स बनाती है। लिथियोग्राफिक आई थिंक इमेजिंग या कुछ उनका नाम होता है। तो वो एक कंपनी है दुनिया की जो लिथोग्राफी मशीन बनाती है, सिर्फ एक कंपनी है। सोचो कितनी तगड़ी मोनोपोली है। एक चीज़ जिस पे पूरी दुनिया डिपेंड करती है उसको सिर्फ, लोग कहते हैं चाइना का की मोनोपोली है रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर। रेयर अर्थ मेटल के अंदर मोनोपोली होगी बट मेजॉरिटी में, लेकिन बाकी कोई तो बनाता होगा ना। ASML सिर्फ एक कंपनी है जो लिथोग्राफिक मशीन बनाती है। तो ये सोचो ये किस लेवल की मोनोपोली हुई। तो टेक्नोलॉजी वहाँ से आती है, पूरी दुनिया का इकोनॉमिक मॉडल उनके ऊपर बेस है। अब चाइना की थोड़ी डिसेंट साइज़ हो गया उनकी कंट्री इकोनॉमी का, लेकिन जिस साइज़ की वो कंट्री है वो कोई बहुत उनके वेस्ट के कंपैरिजन में नहीं है उनकी इकोनॉमी। पर पर्सन पर कैपिटा GDP देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ स्टैंड करती है। एक ईस्टर्न यूरोप के किसी एवरेज कंट्री से भी नीचे ही मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल पोलैंड या क्रोएशिया जैसी किसी कंट्री से भी आपको उनका पर कैपिटा नीचे मिलेगा चाइना का। आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता तो मैं कोट नहीं कर रहा, बट एक एवरेज आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो बेसिकली पैसे का सारा सिस्टम वहाँ से ओरिजिनेट होता है, टेक्नोलॉजी सारी वहाँ से ओरिजिनेट होती है, कल्चर वहाँ से सारा ओरिजिनेट होता है। तो अभी तक उनका कोई मुकाबला नहीं है, और अगले कई डेकेड्स तक भी कोई चेंज मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे पता है कि लोग कहते हैं चाइना सुपर पावर है, ये हो, चाइना की नेवी USA से बड़ी हो गई है। वो चाइना के बाजू में ताइवान है बिल्कुल, और वो उनको राइटफुली अपना कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, कभी हिम्मत नहीं हुई लेने की। कभी आप सोच सकते हो कि USA के बॉर्डर के किसी आइलैंड पे चाइना आ जाए उसको बचाने के लिए और बोले कि हमारे यहाँ पे वो होंगे, क्या कहते हैं, नेवल बेसेस होंगे, ये वो
कितने 800 से प्लस नेवल बेसिस हैं चाइना यूएसए की पूरी दुनिया में। चाइना के एक या दो हैं, 2 या 3 है शायद। जिबूटी में एक है, एक और है शायद अफ्रीका में कहीं पे। तो ये जो आप देखते हो डीप सीक से डर गया यूएसए, ये सब भाई एक्टिंग है, ये सब पूरी दुनिया में सब बस ड्रामा हो रहा है। लोगों को एक चीज़ उड़ानी है जिसकी बस ओ ये क्या हो गया, सरप्राइज, कुछ शॉक करने वाली न्यूज़, बस ये सब चल रहा है। ब्रिक्स व्रिक्स कुछ नहीं है भाई। आपको ये जो दिख रहा है ना ब्रिक्स, 1 मिनट में यूएसए ने बोला कि भाई डॉलर पे करोगे तो सैंक्शन लगाएंगे। भाई नहीं नहीं हम नहीं कर रहे डॉलर कुछ भी, हम डॉलर कुछ नहीं कर रहे भाई। ये ब्रिक्स को अगर आप उठा के देखो ना, इंडिया और चाइना के इतने ज़्यादा ऑपोजिंग व्यूज़ हैं। फ्यूचर में आप देखना, पाकिस्तान तो छोड़ दो, हमारी मेन दिक्कत जो होगी ना हमारी कंट्री की, वो होगी चाइना से। और ये दिक्कत 1950 में शुरू हुई थी जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया था। अब पता नहीं हमारे लीडर उतनी दूर देख नहीं पाए, या देख के उन्होंने अनदेखा कर दिया, या उनकी नहीं बनी हिम्मत की कुछ करते उस चीज़ के ऊपर। आई डोंट नो, मैं उनके दिमाग में घुस के नहीं देख सकता ये चीज़। लेकिन जिस वक्त चाइना अपनी फ़ौज लेकर आ गया 1950 में, तिब्बत के ऊपर हमारे बॉर्डर के पास आके खड़ा हो गया, उस वक्त को देख के, उन इंसिडेंट्स को पढ़ के अगर किसी भी बंदे को ये लगता है कि इनके नेक इरादे हैं और इनके साथ हमारा आगे दोस्ती हो जाएगी, तो वो लोग कोकोमेलन टीवी देखा करें और जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशंस ली हुई हैं वो गिव अप कर दें, किसी यूजफुल बंदे को दें वो पोजीशन। और उसका रिजल्ट आपको 1962 में दिख जाता है। और कोई कह सकता है भाई ये तो हाइंडसाइट इज 2020 है, तो तुम अब बता रहे हो ना ये सब देखने के बाद। नहीं भाई नहीं, तिब्बत के ऊपर उनका आना, हमारे बॉर्डर के ऊपर आना, वही उनकी वो होनी चाहिए थी इंडिया की रेड लाइन की। भाई ये बफर स्पेस है, इसको क्रॉस मत करो। अभी कर रहा है ना नेटो यूक्रेन का बफर स्पेस क्रॉस, तो चढ़ गया ना आके रशिया वहां से। नेटो में शामिल होने से पहले ही कर दिया उसने हमला। रशिया को अब चाहे जितना मर्जी जो भी कहे, पर कर तो रहे थे ना, एक एक करके सारी कंट्रीज को नेटो वाले अपने अंदर घुसा रहे थे। वही वो कह रहा था भाई नहीं ये हमारी रेड लाइन है, यूक्रेन को तुमने जहाँ प्रोसीडिंग्स करी नेटो में घुसाने की, हम कर देंगे हमला। और उन्होंने कर दिया उससे पहले ही, जब उन्हें लगा कि अभी करने वाले हैं। तो भाई वो फोरसाइट जो आज के टाइम पर रशिया के लीडर्स में थी करने की, अब चलो उनका नुकसान हुआ, वॉर में हो जाता है यार, वॉर का कुछ नहीं पता होता क्या कुछ कैसे टर्न आउट होगा। पर हमारे यहाँ नहीं थी वो, हम उनसे कर रहे थे भाई भाई दोस्ती ये वो, हमने उनको भाई फुल आने दे दिया तिब्बत के अंदर। ठीक है, उस वक्त कोई मेरे ख्याल से इतना कोई बहुत ज़्यादा पावर डिस्पैरिटी नहीं थी चाइना इंडिया में जितनी आज है। तो चलो जो हुआ सो हुआ। 1950 से दिक्कत शुरू हुई है, 62 में हमने वॉर लड़ ली। उसके बाद भाई आने वाले टाइम में वो दुख देता ही रहेगा। वो जितना बड़ा ताइवान के लिए खतरा है ना, उतना ही बड़ा वो इंडिया के लिए भी खतरा है, क्योंकि वो अरुणाचल को क्लेम करता है, वो पूरे के पूरे लद्दाख को क्लेम करता है। वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, जिसको यारलोंग सोंगपो कहते हैं तिब्बत के अंदर, उसके ऊपर जस्ट आउटसाइड अरुणाचल के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है, जो कि उस दुनिया का लार्जेस्ट डैम, थ्री गॉर्जेस डैम जो है, उससे भी बड़ा डैम होगा, जो कि ऑलरेडी चाइना में है। तो ये सारी चीज़ें देख के अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया और चाइना दोस्त बनने वाले हैं, और ये सब दोस्त मिलके रशिया के साथ मिलके तीसरा ब्लॉक बना लेंगे, और ब्रिक्स की कोई 2 कौड़ी की भी औकात है किसी चीज़ के अंदर, कोई वैल्यू है रियल, व्हेन रबर मीट्स द रोड, जब यूएसए लगाता है सैंक्शंस और हमला करता है किसी कंट्री पे फिजिकली आर्मी भेज के, तो जैसे यूरोप उसके साथ पीछे लाइन में खड़ा हो जाता है आके, बिल्कुल फॉलो करता है, वॉर फ्रंट पे हो चाहे सैंक्शन लगाने में हो। वैसे अगर आपको लगता है कि इंडिया और चाइना मिलकर करने वाले हैं अमेरिका के अगेंस्ट, तो भाई फूल्स पैराडाइज में जिसको रहना है वो रह सकता है। मैं पर्सनली इस तरीके की, क्या कहेंगे उसे, परियों की गाथाओं में विश्वास नहीं रखता, और ना मेरा मन है। आई मीन मैं चाहता भी नहीं हूँ ऐसा, टू बी ऑनेस्ट। अगर किसी को ये भी है, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ, मैं तो चाहता भी नहीं हूँ ऐसा। उसका रीज़न ये है कि भाई चाइना की जो सीसीपी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो लोग इस लायक नहीं हैं कि उनके साथ अलायंस बनाया जाए। वो बहुत ज़्यादा प्रेडेटरी नेचर के लोग हैं, इकोनॉमी वाइज, आपकी लैंड ग्रैबिंग वाइज। चाइना सिर्फ हमारी लैंड ग्रैब नहीं करता, अपने ऑलमोस्ट हर नेबर के साथ उसका ये लफड़ा है कि वो लैंड ग्रैब करने। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है जिसका बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कंट्री ही क्लेम करता है कि ये तो ऑलमोस्ट तुम्हारी 90% लैंड हमारी है, तुम्हारी लैंड ही नहीं है। इस तरीके के आउटलैंडिश लेवल के उनके क्लेम्स हैं। साउथ चाइना सी को आप देखो,
चाइना का ऊपर जाके कहीं बॉर्डर लगता है साउथ चाइना सी में, उसने पूरा क्लेम किया हुआ है 9 लाइन व्हाटएवर बुलशिट दे पुश। तो अगर आपको लगता है कि किसी ऐसी एंटिटी के साथ आप किसी भी तरीके की संधि कर सकते हो तो नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट को आप अवे कर सकते हो, पुश अवे कर सकते हो, पर होगा कॉन्फ्लिक्ट ही, चाहे कभी भी जाके हो या पोस्टपोन होता रहे, वो एक अलग बात है। एक किसी भी तरीके की सेंसिबल संधि, दोस्ती, कोई समझौता करने के लिए ना सामने वाली पार्टी के अंदर थोड़ी रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा रीजनेबल होना पड़ेगा दोनों पार्टीज को अपने अपने एंड पे। चाइना के क्लेम एट लीस्ट टिल दी लाइक एंड ऑफ क्लेमिंग कि ये हम कर रहे हैं, और उनकी टैक्टिक्स ऐसी निराली होती हैं। बोट में बोट लाके ठोक देंगे फिशिंग बोट के अंदर, कहेंगे एक्सीडेंट हो गया गलती से। बैलून उड़ा रहे हैं दुनिया के ऊपर स्पाई करने के, बहुत ही अजीब अजीब मतलब निराली टेक्निक्स लेके आएंगे जिससे कि वो प्रॉब्लम्स दें। इंडिया में बैनर लेके आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, कभी कहीं से थोड़ा सा पुश करने लग जाते हैं। तो इस टाइप की जो एंटिटी है ना, और मैं चाइना के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ही वहाँ पे सर्वा है, जो वो चाहती है वो होती है, लोगों की कोई वहाँ औकात नहीं है। उस तरीके का जिस तरीके का बुलिश उनका नेचर है, जिस तरीके का उनका अनरीजनेबल किस्म का एटीट्यूड है और क्लेम्स हैं, उनका कोई गॉड कॉम्प्लेक्स है कि भाई हम तो थे मिडिल किंगडम दुनिया के, और हम हैं एक सभ्य लोग, और बाकी की रेस्ट ऑफ द दुनिया जो है वो सैवेजेस से भरी हुई है, और ये सब हमें सर्विस करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है वो हमारी उसने बेइज्जती करा दी, नहीं तो हम तो फुल टॉप पे थे और दोबारा टॉप पे आ गए हैं। ऐसी एंटिटी के साथ अगर आप सोच रहे हो ना कि किसी भी तरीके की दोस्ती हो सकती है, किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है, कल को चाइना में रिवॉल्यूशन आ जाए और ताइवान जैसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए जो कि पूरा ही 180 डिग्री ले ले और बिल्कुल ही पॉलिसीज नहीं कर दे, और यू नो पर वैसा पहली बात तो होने के चांस नहीं है, और अगर हो भी गया तो कोई अगर और भी गवर्नमेंट आएगी ना तो कोई इस तरीके से अपने प्लान्स को गिव अप नहीं कर देता। इवन अदरवाइज जनता पीछे पड़ जाएगी, जनता में पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, और वैसे ही भाई 70 जितने भी साल से वो आज़ाद हैं, एक सर्टेन लेवल की इंडोक्ट्रिनेशन तो उनकी जनता की भी हो रखी होगी। तो ये एक नादान व्यक्ति का ख्वाब है कि कभी चाइना और इंडिया की दोस्ती हो सकती है। ये मेरा, मैं तभी कह रहा था, मैं बहुत भरा हुआ हूँ इस टॉपिक के बारे में, बट एनीवे देखते हैं आगे इनका क्या कहना है। South Africa and Brazil as well. Other nations have expressed their desire to join it. Major nations like Saudi Arabia, which is one of the major oil producers, and Mexico, and lots of other nations want to join BRICS. Indonesia, also various African nations. So BRICS looks like it's set to expand. So we're gonna see lots of changes now. And Russia's foreign policy is kind of. अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लोग काफी कहते हैं कि ब्रिक्स एक्सपैंड हुआ, ये है वो है, इसकी इतनी वैल्यू है, ये मतलब काफी मतलब हर वक्त रोला मचा के रखते हैं कि क्या खतरनाक और चीज़ है ये। क्या जब भी कोई ग्रुप बनता है ना किसी तरीके, G7 है फॉर एग्जांपल, G20 है, उनके सर्टेन क्या कहेंगे आप ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्टेन साझा ऑब्जेक्टिव होते हैं। इंडिया के, चाइना के, साउथ अफ्रीका के और ब्राज़ील के क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव है बताओ मुझे। कोई ये हो जाएगा कि हाँ चलो थोड़ा गरीबी दूर कर लेते हैं, छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना लेते हैं इधर उधर, यही बस छोटी मोटी बातें होंगी। जो डीप रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम है, उनको नहीं ये प्लेटफॉर्म एड्रेस कर सकता, क्योंकि उसका या तो अगर होगा ना तो वो अपने आप में एक एनैमली होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, इस तरीके का कोई सॉल्व हो जाना। बट जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं देख सकता हूँ, ये नहीं सॉल्व हो सकता। Just BRICS की कोई these things happen. So it's clear that there's a big change, a big upheaval that's currently happening in real time in the global world order, and Russia's new foreign policy is a reflection of that. So they are stating certain things explicitly, that they will cooperate with India and China, and they are also talking about certain things have to be read between the lines. So that's my first reaction to the Russian foreign policy. Maybe I should look into it in great detail and perhaps make a separate video about that. But yeah, that's what it is.
So India is playing a kind of privileged role in this entire matter. It is cooperating in a significant manner with the Western Bloc, with the US and NATO and EU nations. India has a good relationship with these nations. Obviously, the US has not been happy about India's refusal to play along with their sanctions on Russia. But apart from that, India has an excellent relationship with reasonably good relationship with the West. India also is a part of BRICS, so it has a good relationship with the East as well. A privileged relationship with Russia. Not good relationship with China, but things could possibly improve, possibly depending on how Mr. Xi Jinping goes about things. His nation is also under a lot of stress and strain right now, a lot of pressure. Things are not going as per the way they had expected. So India is playing a very important and interesting role. India is not taking one side or the other, and India could end up being the bridge between the Western Bloc and the Eastern Bloc. And India could be the nation that nobody really is afraid of, because India doesn't have any expansionist hegemonic ambitions, and it's a nation that everybody can essentially trust. So India could जिंदगी में कभी, जो उन्होंने कहा ना कि इंडिया वुड बी अ ब्रिज और ईस्ट और वेस्ट का, जिंदगी में कभी, बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि हम दोस्ती करवा देंगे ईस्ट और वेस्ट की, ना, जिंदगी में कभी इस तरीके के ग्रैंड, क्या कहेंगे उसे, सपने या जो भी है, मत देखो. इस तरीके की अगर आपकी वॉलंटियरशिप निकल रही है ना आपके अंदर से कि मैं कराऊंगा शांति दुनिया में, ना भाई, मामे मत बनो. छोटे लेवल पे देखना, जो बंदा लड़ाई छुड़ाने जा रहा होता है ना, वही पिट जाता है ज़्यादातर. और दुनिया के बड़े लेवल पे भी यही होता है. जो लोग लड़ रहे हैं ना आपस में, वो लड़ना चाहते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं. जिस दिन उनका मन होगा कि नहीं करनी लड़ाई, उस दिन लड़ाई टूट जाएगी, अपने आप ही लड़ाई बंद हो जाएगी. जो लड़ रहा है उसे लड़ने दो भाई. हमारा कोई नहीं बनता किसी के बीच में जाके दोस्ती कराने का. कोई अपना काम करो, अपनी जनता को संभालो, अपनी जनता की बेटरमेंट के लिए काम करो, अपनी फिजिकल सेफ्टी, चाइना है या जो भी है, पाकिस्तान है, अपनी ग्रोथ, साइंटिफिक रिसर्च, उस पर काम करो, जिससे जो मिल सकता है लो. और मुझे लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट या जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको इस चीज़ की पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है. इंडिया को कोई शौक नहीं मुझे लगता कि जैसे पाकिस्तान वगैरह के, कभी अगर आप एनालिस्ट का सुनो ना, तो उनको लीडर बनने का शौक है कि हम बनेंगे मतलब मुस्लिम कंट्रीज के लीडर, या हम करवाएंगे दोस्ती इसमें और उसमें. नहीं भाई, किसी में दोस्ती करा, हमारी सबसे दोस्ती इसीलिए है क्योंकि हम किसी को कहते नहीं है. हम नहीं कहते इसराइल को कि ईरान से दोस्ती कर ले, हम ईरान को नहीं कहते कि इसराइल से दोस्ती कर ले, ठीक है. हम नहीं, सऊदी अरेबिया, हम दोनों के ही दोस्त हैं. सऊदी अरेबिया और ईरान की भी दुश्मनी है. लेटली कुछ हुआ था रेप्रोच में, बट आई थिंक वो बस बेस लेवल ही है, सरफेस लेवल ही है. तो हम नहीं कहते ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे से दोस्ती कर लेने के लिए. हमारे नॉर्थ कोरिया से भी रिलेशन है और साउथ कोरिया से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है. हम नहीं कहते उनको कि कर लो एक दूसरे से दोस्ती, ठीक है. हम अपने काम से काम रखते हैं, इसीलिए सामने वाला रिस्पेक्ट करता है और मतलब डील करने के लिए राजी रहता है, क्योंकि हम घुसते नहीं है किसी के बिजनेस में. कभी एज एन इंडिविजुअल अगर आपको लगता है ना कि अगर इंडिया स्कोर उसको मिलवा दे, दोस्ती करवा दे, एज ए लीडर की तरीके से अपने रोल में आए, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई. बहुत आराम से रहो, किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो. ये है प्रोग्रेस की. बाकी जो बंदे फटे में टांग अड़ाते हैं, उनका फिर फटा बंद भी हो जाता है. उनकी टांग जब अंदर होती है तो उसी वक्त eventually in the next 20 years, ये जो लगता है ना दोस्ती करवाने का, जो ये भाई आइडियलिस्टिक चीजें हैं, ये काम नहीं करती रियल दुनिया में. emerge as the global diplomatic center of the world. Maybe we should relocate the United Nations to India or something like that. So that's what's happening. Time will tell us how it goes. No, but that's sir, नहीं हमें जरूरत. हम बहुत खुश हैं. देखो, अगर एक ये भी मैंने चीज देखी है कि हमें हमारे बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा, हमारे बारे में कोई, हमारी मूवी आई है, इस पे कैसा रिएक्शन आ रहा है. यार, जितना लोग ही रहेंगे ना, हम हमारे लिए उतना बेटर है. उतना लोग कम इंटरफेयर करेंगे हमारे इंटरनल बिजनेसेस में. और अगर आपको लगता है कि लोग नहीं इंटरफेयर कर सकते, दबा के इंटरफेयर कर सकते हैं भाई. कोई सा भी चैनल उठा के देख लो इंडिया के बारे में, वेस्टर्न यूरोप का, फ्रेंच चैनल, जर्मन चैनल, अमेरिकन चैनल्स, ब्रिटिश चैनल्स, हर वक्त जहर घोलते रहते हैं. हर वक्त 24 घंटे जब भी इंडिया की बात करते हैं, जहर घोलते हैं. आइडियोलॉजिकली ग्रूम करने की कोशिश करते हैं हमारी जो उनको व्यूअरशिप देखने वाली है उनको. और उनके कमेंट सेक्शन में चले जाना, हमारे लोग भी कोई बेकम नहीं है, समझदार है पूरा. उनको दबा के गालियां पड़ रही होती हैं. DW के कमेंट सेक्शन में देख लेना, BBC के कमेंट सेक्शन में देख लेना. जो कुछ होते हैं, जो ग्रूम हो जाते हैं, इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनकी बात अलग है. वरना ज़्यादातर लोग उनको गालियाँ दे रहे होते हैं
कि BBC की तो गंदी वो है, अल जजीरा ये सब ये कर रहे हैं भाई, सब आइडियोलॉजिकली ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं जनता को हमारी। तो हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि और ज़्यादा एक्सपोज करें हम अपने आप। हमको चाहिए बिल्कुल लो की रहें। मैं पर्सनली, मुझे पता है कि लोगों को बहुत शौक है कि हमारी बात हो, हमारी तारीफ़ें हों। ना भाई, बात ही ना हो हमारी, तारीफ बुराई कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये आइडियोलॉजी होनी चाहिए। ये मैं आपको रियलिस्टिक वो बता रहा हूँ कि रियलिज्म के हिसाब से क्या बेटर होगा हमारे लिए। Deal, and that's what I think of the Russian foreign policy. ओके, उत्कर्ष ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, तो आई डोंट नो ये चीज़ अब कितनी रेलेवेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा कि सऊदी अरब ज्वाइन करने वाला है, तो वो आई थिंक कर चुका है ऑलरेडी ज्वाइन ब्रिक्स को। मुझे नहीं लगता कि यार रशियंस इतने बेवकूफ़ हैं कि वो ये सपना लेंगे कि हम दोस्ती करा देंगे चाइना और इंडिया की। वो क्यों कराएंगे? वो उनके लिए भी ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम थोड़ा बहुत लड़ते रहें एक दूसरे से, ताकि वो हमारी भी हेल्प करते रहें डिफेंस में, और वो चाइना से भी लेते रहें हेल्प उनका कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो 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 ये सारी बातें होती है ना कि रशिया दोस्ती करवा दे, ये सब बहुत आइडियलिस्ट बातें होती हैं। ये अगर आप कहीं भी देखोगे, ये जिन लोगों ने हिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ी, जिन लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग तो भाई मुझे भी नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को सिरे से ही कुछ नहीं पता वो करते हैं ऐसी बातें।